हेलो स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं हम लोग 2020 से लेकर के 2024 तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एक ही टाइम में। इसीलिए मैंने एक ऐसा सेटअप किया था कि जैसे एक चैप्टर का पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और सबका सॉल्यूशंस देखेंगे, तो हमको पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो 2020 से 2024 तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे थोड़ा ये लिख देता हूँ बस समझने के लिए। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2020। ठीक है ना, इस 2020 में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, find the second and third term of an AP where first term is -2 and common difference is -2 also। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन लिखूं? चलिए आप लिख देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे अलग अलग देखने में उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा, यहीं से उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो को बड़ी नहीं करना है। ठीक है लिखा है कि फाइंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, क्या बोला है कि फाइंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी whose फर्स्ट टर्म, क्या लिखा है? whose फर्स्ट टर्म is -2 and common difference। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज -2 ऑल्सो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? एकदम अच्छे से देखते रहिए, समझिए। Thus find the second and third term of an AP whose first term is -2 and common difference is -2। ठीक है, दोनों यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे हैं। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, कोई डाउट नहीं है सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, ये फाइंड करो, और थर्ड टर्म भी फाइंड करो। ठीक है ना, इसमें कोई भी वेस्ट किए बिना टाइम हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं। लिखेंगे, देखो फर्स्ट टर्म, अब अगर मैं बोलूं T1 इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट टर्म। T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ओके, एंड T2 मीन्स सेकेंड टर्म, एंड T2 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस D, ओके, एंड थर्ड टर्म मीन्स A प्लस 2D, ओके। यहां पे गिवन में आपको पता है, इसमें गिवन क्या है? गिवन है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू -2 ऑल्सो। ये दोनों वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू a प्लस d। ठीक है, ओके, तो a क्या है? -2 प्लस d क्या है? -2,
और इस तरीके से सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, -2 तो T2 इज इक्वल टू -4। आपने सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब आप क्या फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा आप देख सकते हैं। थर्ड टर्म चलिए मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए T3 मतलब थर्ड टर्म इज इक्वल टू A प्लस 2D, वैल्यू पुट कीजिए, -2 प्लस सॉरी -2 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 -4, 2 2 जा -4 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू क्या हो गया, -6। देख रहे हो कॉमन डिफरेंस भी क्या था, -2, फर्स्ट टर्म भी क्या था, -2, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा -4, थर्ड टर्म हो जाएगा -6। इस तरीके से इस एपी का सेकेंड और थर्ड टर्म आपको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द H27। क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिख देता हूं मैं यहां पे, क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म एंड क्या, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, क्या क्या दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया, ठीक है ना। और दोनों की वैल्यू क्या दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू दिया है 6 and 3, ठीक है ना। और 6 and 3 रेस्पेक्टिवली ऐसा लिखना होता है, ओके। तो फाइंड, उसके बाद क्या लिखा है, फाइंड H27, फाइंड S27 मतलब सम ऑफ 27th टर्म, ठीक है। 27th टर्म नहीं, सम ऑफ 27 टर्म्स, ठीक है ना। अब तुमको ये सब ऐसे करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, आपको इस एपी के 27 टर्म का सम फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जो गिवन है पहले उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट कीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, गिवन, क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल टू, आपको पता है जो क्या है, फर्स्ट टर्म एंड, हाँ तो 6 है। कॉमन डिफरेंस जो d से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, 3, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये भी आपको गिवन है 27, क्योंकि H27 फाइंड करना है, मतलब इस सीरीज के 27 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको n भी पता चल गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 27। कुछ भी डाउट नहीं है ना, आप क्लियर रही हो, ये आपको दिया हुआ है। अब सीधे आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो क्या होता है, एस एन, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में लिखिए n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी, तो आप केयरफुली फॉर्मूले को अच्छे से समझ के ये कीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब जो भी वैल्यू है यहाँ पे उनकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कीजिए, चलिए करते हैं। n क्या है 27, तो H27 एग्जैक्टली आपको यही फाइंड करना था, H27, ठीक है। तो 27 अपॉन 2, 2 इंटू ए क्या है 6 प्लस
n क्या है 27 माइनस 1, d क्या है आपका 3। ये वैल्यू आपने पुट किया, ठीक है। आगे स्टेप बढ़ते हैं। S27, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, समझिए। S27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा व्हाट 12 प्लस 27 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 26। मैं पूरा स्टेप लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। 26 और ये ब्रैकेट के बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू 3, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ ओके। आगे देखिए, मैं इज इक्वल टू लिखता हूं 27, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 27 अपॉन 2 ब्रैकेट में आ जाइए 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये ऐसे हो गया। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे। ये देखिए 27 अपॉन 2, अब ऐड कीजिए 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 और 1 कैरी 9, ये हो गया, ठीक है। अब ये चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, अब ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 90 डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 27, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 45, 2 से 90 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो S27 इज इक्वल टू 27 इंटू 45, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन आप रफ वर्क में कर लीजिए, मैं यहाँ पे करता हूं। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 45 मल्टीप्लाई बाई कितना है 27, रफ वर्क में फटाक से आप करें, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 315 आ गया, ओके। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा होगा आपका 10, ठीक है, और 2 4 जा 8 तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप एडिशन कर लीजिए, 5 1 12 ऐसा हो जाएगा आपका 1215, क्या हो जाएगा 1215। ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सम ऑफ 27 टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 1220, सॉरी 15, 1215, ये आपकी वैल्यू हो जाएगा। तो S20 में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S27 इज इक्वल टू 1215 और ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। इसमें क्या लिखा, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड S27। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म ये है, ठीक है। तो गिवन में आपको पता चल गया कि ये ए दिया है जो 6 है, डी दिया है जो 3 है, एन ये दे दिया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और प्रॉपर सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और आपको इजीली S27 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओह सॉरी, इस क्वेश्चंस को नहीं मिटाएगा हमने, ठीक, कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिसाइड विदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो, अगर हो तो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, और यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि ये बोला कि डिसाइड करो, पता लगाओ, ठीक है ना, कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया रहेगा, वो सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। अगर है तो उस एपी सीक्वेंस का आप 20th टर्म फाइंड करो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है
डिसाइड विदर, वही लिखा है ना, डिसाइड विदर द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है कोई नहीं, डिसाइड विदर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ, क्या लिखा है, सीक्वेंस, यही है ना, सीक्वेंस इज, सॉरी, इज एन एपी, ठीक है ना। ये बोला कि पता करो कि ये जो सीक्वेंस दिया रहेगा वो एपी है कि नहीं है, लेकिन अगर हो, इफ सो, इफ सो, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इफ सो, ओके, फाइंड 20th टर्म, क्या 20th टर्म फाइंड कर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस। और सीक्वेंस क्या दिया, वो सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस लिखा है -12 -5 2 माइनस, ओके, -12 -5 2 2 लिखा है, ओके, 9 16 23 एंड 30, ये सीक्वेंस दिया है। इस सीक्वेंस को आपको पता लगाना है कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो आप इस सीक्वेंस का 20th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। If yes, then you can find, you have to find the 20th term. Okay? बहुत आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, पहले समझना है कि ये सीक्वेंस जो दिया ये एपी है कि नहीं। तो हमको पता है, बताया जा चुका है, हमने आपको बताया है कि कोई सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है कि वो एपी है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स करते हैं। क्या करते हैं, सक्सीडिंग, ठीक है ना, टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो हर बार आपका कॉमन डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम आया तो समझ लीजिए कि ये जो सीक्वेंस है जो आपको, जिसका आप फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसका डिफरेंस बार बार सेम आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो एपी है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वो गिवन सीक्वेंस जो भी है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए इसका फाइंड करते हैं। इसमें हम पहले इस सीक्वेंस में लिखा हुआ -12 -5 2 9 16 23 20 30, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए, हम कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करते हैं, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है x टी एन माइनस टी माइनस एन माइनस 1 है, ये होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, कभी भी आप क्या करें, टी एन माइनस टी एन माइनस 1 करेंगे आप, ठीक है ना। ये फॉर्मूले को समझिए, मतलब कि प्रीसीडिंग, सॉरी, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। चलिए जैसे मैं इसमें करता हूं, हमको डिफाइन करना है, चलिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो है आपका सेकेंड टर्म, मतलब T2 माइनस T1 करूंगा मैं, ठीक है। तो T2 माइनस T1 करते हैं, T2 क्या है, -5, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, माइनस, किसको माइनस करना है, -12 को, ठीक है, क्योंकि ये टर्म में यही दिया हुआ है। चलिए ठीक है, सॉल्व कीजिए। आप करेंगे तो -5, ठीक है, ब्रैकेट ब्रेक होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +12। तो डी आपका यहाँ पे क्या आ जा रहा है, +7, ठीक है। यहाँ पे डी आपका क्या आ गया, +7, ठीक है। और भी आगे एक और फाइंड कीजिए, मतलब आगे देखिए और भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसी के हम आगे करेंगे, जो T3 माइनस T2 करेंगे, ठीक है ना। वहां देखते हैं कि क्या आ रहा है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पे D1 समझ लेते हैं, यहाँ पे D2 ले लेते हैं, ठीक है ना। D1 D2 मतलब डिफरेंस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए T3 क्या है, T3 आपका 2 है माइनस, ठीक है।
और T2 क्या है -5, ठीक है। अब इसको आप अगेन सॉल्व कीजिए। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो D2 भी आपका क्या आ गया 7। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे भी D1 एंड D2 बोथ आर इक्वल, दोनों का वैल्यू क्या है सेम। इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है, और इस तरीके से ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस क्या है एपी है। अब कोई ये बोलेगा कि नहीं सर आगे जाके कोई बदल गया, तो वरना आपको चेक करने के लिए ना सिंपल सी लॉजिक है कि आप इस प्रोसीजर से चेक करिए, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो ये पूछने का बस इतना सेंस होता है एग्जाम में कि आपको ये प्रोसीजर आता है कि नहीं आता है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये सब नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में बच्चों का टेस्ट किया जाता है कि उनको इस चीज का नॉलेज है कि नहीं है कि ये चीज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाता है कि हम आगे के 4 सीक्वेंस दे देते हैं और पीछे के 2 आगे बहुत आगे जाके उस सीक्वेंस में हम कुछ चेंज कर देंगे। कभी भी बोर्ड में ये चीजें नहीं कभी करी जाती है, ठीक है ना। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए, मेन चीज प्रोसीजर आपको आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम में मार्क्स कम ज्यादा वो अलग चीज है, लेकिन आप सीखने के लिए सीखिए, प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है ना। आप नॉलेज गेन कीजिए, और नॉलेज एक बार हो गया तो एग्जाम तो आपके कंट्रोल में है ना। चलिए ठीक है, यहां से आगे देखते हैं। अब यहां से हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस आर सेम, दैट्स व्हाई द गिवन सीक्वेंस इज एपी, ठीक है कि नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो डेफिनेटली जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, ठीक है। ये होने के बाद आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है ना। डिफरेंस सेम ऐसा लिखते हैं, ऐसा सेम, दैट्स वाई गिवन क्या लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डिसाइड विदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, मतलब है कि नहीं, अगर है तभी आप फाइंड करेंगे 20th टर्म, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आपने कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम है, मतलब कि ये गिवन सीक्वेंस जो क्या है एपी है, ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम 20th टर्म, सीधे T20 का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे टी एन फॉर्मूला लिख, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, इसी को फॉलो करना है क्योंकि एन दे दिया है, एन क्या है 20। तो यहाँ पे आपने देखिए फर्स्ट टर्म आपका कॉमन डिफरेंस तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया है। तो वो चीज होने के बाद एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जाम में चाहे तो आप कर सकते हैं। टी एन क्या है आपका, टी एन 20th टर्म है, ठीक है। तो T20 किसी किसी में ए एन लिखा होता है, ए एन, टी की जगह पे ए एन लिखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए एन लिख सकते हो आप, टी एन लिख सकते हो, ठीक है ना। ए एन लिखो या टी एन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टी इसलिए लिख रहा हूँ टर्म, जैसे 20th टर्म लिखना है तो टी स्टैंड फॉर टर्म, ऐसे समझ लेते हैं, कुछ नहीं। तो ए की वैल्यू क्या होगा, ए है -12 प्लस एन क्या है 20, डी क्या है 7। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो T20 इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब 19 यहाँ पे 20 -1 करेंगे तो 19 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। 19 इंटू 7 तो प्रॉब्लम है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। आगे अब बेसिक कैलकुलेशन में मत फंसिएगा आप, ठीक है ना। ये ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है ना। T20 टर्म्स, आगे बढ़ते हैं। 19 7 जा, मतलब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 19 का और देखेंगे क्या होता है। चलिए मैं आपको कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे देखिए प्लस 7 9 जा कितना होता है,
ठीक है ना, कितना हो जाएगा 63, और 7 1 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 133 आपका ये हो गया। आगे आप क्या करेंगे, एडिशन कर दीजिए, जो भी होगा सॉल्व करेंगे। तो T20 टर्म 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, और ये हो जाएगा 1। देख रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम है? प्लस 121 इज अ 20 टर्म ऑफ द गिवन एपी, मतलब ये जो एपी है इसका 20 टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 121, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम है? आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला कि इन एन एपी सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स इज 27। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्या है इसको समझिए। क्या लिखा है? इन एन एपी सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। ठीक है ना, 504 प्रोडक्ट उसका क्या है 504। देन फाइंड द टर्म्स, और इसमें कुछ कंडीशंस दे दिया है कि अज्यूम दैट, इसमें लिखा है कि अज्यूम दैट 3 कंजुगेटिव टर्म्स इन एन एपी आर समथिंग, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको अगर अज्यूम करने के लिए पहले से थोड़ा हेल्प कर दे रहा है, हिंट दे दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस सीक्वेंस में जब भी दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, वो समझिए। बोला कि इन एन एपी सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स, क्या लिखा है इन एन एपी, क्या लिखना है इन एन एपी, ठीक है ना, इन एन एपी द सम ऑफ, क्या लिखना है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी, नहीं, कंसेक्यूटिव टर्म्स ना इज 27, ठीक है। इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, नंबर्स कंजुगेटिव टर्म्स दिया है, कंजुगेटिव नंबर समझो, ये टर्म्स इज 27, और उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 5 नॉट समथिंग, एंड क्या लिखा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, ठीक है। फाइंड द टर्म्स या फिर फाइंड द नंबर, फाइंड द टर्म्स लिख देता हूं या फिर नंबर, ठीक है ना, या फिर नंबर, क्योंकि कंजुगेटिव नंबर्स है तो ऑब्वियसली उसको फाइंड करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब दिया हो, कंजुगेटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, ठीक है ना, एक नंबर है उसके बाद, जैसे मैं बोलूं 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो मान लो कि कोई नंबर x है तो उसके बाद क्या आएगा x प्लस 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा x प्लस आगे जो भी होगा। लेकिन इन एपी ऐसा नहीं होता है, ये पहले ही बोला है कि एपी सीक्वेंस है, तो इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स, ठीक है ना, नंबर्स बोलना है टर्म्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझो कंजुगेटिव टर्म्स, क्योंकि एपी में बोला है तो हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड बोलते हैं, तो ऐसे समझ सकते हो, नंबर्स लिखे हुए तो कोई बात नहीं, इसमें करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें हिंट भी दिया है, हिंट में ये दिया है कि आप एज्यूम करो, ठीक है ना, ये तीनों टर्म को एज्यूम कर लो। कैसे? जैसे अगर मैं मान लिया कि मैं कोई नंबर x ले लिया, कोई नंबर x, तो उसके आगे वाला क्या हो जाएगा नंबर x प्लस 1, और उसके पीछे वाला x माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं ना। लेकिन इन एन एपी अगर हमने a ले लिया a, तो उसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, और उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा a माइनस डी। तो 3 कंजुगेटिव टर्म्स इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्या लेंगे, लेट फर्स्ट, ठीक है ना, क्या लिखेंगे
फर्स्ट, सेकेंड, ओके, जब ऐसे लिख दिया तो हैंड लिखने की क्या जरूरत है, एंड थर्ड टर्म, ठीक है, ठीक है ना, इन तीनों में हो जाएगा। तो हम अगर मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को हमने ले लिया, अगर मान लो हमने सेकेंड टर्म को क्या ले लिया, ए, तो ए से आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, और ए से पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। दिख रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। कुछ डाउट है? नहीं। आगे क्वेश्चन बोलते हैं। अब यहां पे बोला है कि इनका सम क्या होगा, इन सब का सम 27, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा पाई नॉट 4। चलिए रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप T1, T2, T3 तीनों का एडिशन करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। हमने अगर लिखा a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27, दिख रहा है आपको। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से हम फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब हम ये ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे d माइनस है, यहाँ पे d प्लस है, तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब d माइनस डी 0 हो गया। a प्लस ए तो क्या हो जाएगा आपका 3a इज इक्वल टू 27, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ओके, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन 3, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 9, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या मिल गया आपका 9। भाई आपको कॉमन डिफरेंस भी तो फाइंड करना है ना, कि यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया कि ये है, सेकेंड टर्म क्या होगा और थर्ड टर्म क्या होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। अभी इसके बाद इसमें क्या पूछा है, देयर प्रोडक्ट्स, उनका प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है जो इतना है। प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन तीनों का हम करेंगे। अभी यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, ए मिल गया है, आपको क्या फाइंड करना था इसमें, ये तीनों नंबर्स फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, जब तक आपको डी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्या नहीं मिलेगा, डी, तब तक आप ये नहीं फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है आपको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट टर्म मिल गया, अब यहाँ इसके हिसाब से अगर थर्ड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म T2, तो n आपको 2 मिल गया, तो ATN वाला फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे a मिला, a मतलब सेकेंड टर्म है, ठीक है ना। इसको अगर मैं तो आपको शॉर्ट में बताऊं, ठीक है ना, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि देयर प्रोडक्ट इज समथिंग, तो आप उसको फॉलो कीजिए, मार्क्स चाहिए ना एग्जाम में आपको, तो उस तरीके से करिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, ये आपने करें तो आप स्टेप बाय ये कर लिए, आप इसके आगे यहाँ से आप कीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लाइन खींच के ऐसे करूंगा, आप घबराइए। प्रोडक्ट करते हैं, दूसरे कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है a माइनस डी, ए और a प्लस डी इज इक्वल टू 504, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट किया है तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब आपको भी पता है, ठीक है ना, क्योंकि a माइनस डी और a प्लस डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बट फिर भी मैं करता हूं इसको, ठीक है ना, वैसे नहीं करूंगा, आप घबराइए। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ऐसा हो सकता है क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी इस तरीके से होता है। और यहाँ पे क्या है, a है और इज इक्वल टू 504, ठीक है ना, 504 है। अब यहां से वैल्यू जो आपने लिखी है a इज इक्वल टू 9, जो आपको मिल चुकी है, then you have to put this value in the given equation। यहाँ पे जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में आपको इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखिए पुट a is equal to 9 in इक्वेशन, above इक्वेशन, ऐसा इन above
इक्वेशन, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है इसमें आपको a इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 9। चलिए ठीक है, यहां आ जाइए। देखिए ये क्या इक्वेशन है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और यहाँ पे a और यहाँ पे 5 नॉट 4, यही है। हमको a के प्लेस पे क्या पुट करना है, 9। चलिए करते हैं। 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 5 नॉट 4, ठीक है। 9 को इस साइड आप ले लीजिए, क्या करना, 9 को इस साइड ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो जब 9 को उधर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 9, ऐसा होगा। ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इससे क्या करेंगे आप, डिवाइड कर लीजिए। जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। जैसे आप मैं करता हूं, 9 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 81 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, 81 माइनस डी स्क्वायर। अब इससे 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, 5 9 9 6 जा कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे क्या आ गया 56। 9 5 जा 45, 5 रिमाइंडर आएगा, ये नीचे आएगा तो 54 और 9 6 जा 54, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए आप, ये डी स्क्वायर को इस साइड ले लीजिए और 51 और 56 को इस साइड ले लीजिए, तो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू, डी स्क्वायर इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, 7 माइनस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25, एंड यू हैव टू फाइंड डी नॉट डी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे इक्वेशन का तो क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 और ये हो जाएगा डी, ठीक है। डी की दो वैल्यू आ रही है, देख रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 5, ठीक है ना, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसके दो रूट्स आते हैं, ठीक है ना। अब जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो उसकी प्लस और माइनस दो वैल्यू आती है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बोला है उसके हिसाब से आप देखिए कि इसमें से प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आप प्लस 5 लेते हैं, डी को क्या कंसिडर करते हैं, डी की दो वैल्यू कंसिडर होगी ना यहाँ पे, डी इज इक्वल टू -5 प्लस 5, अगर ऐसे अगर आपने लिया, ठीक है। तो आप देखिए हमको तीन कंजुगेटिव टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला कंजुगेटिव टर्म्स क्या है, पहला है कहाँ लिखे थे हम लोग, a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी। इस हिसाब से अगर d इज इक्वल टू -5 अगर हम लेंगे, ठीक है, तो ये तो 9 हो गया, तो 9 माइनस अगर 5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 14, तो ये जो हो जाए ये 14 हो जाएगा, ये 9 होगा और ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4। अब इन तीनों का एडिशन देखिए कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, देखिए पहला टर्म क्या है, a माइनस डी, ए की वैल्यू आपको पता है 9, डी की वैल्यू इसमें 2 आ रही है, तो आपको कौन सी वैल्यू लेना है, अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको तो आप दो सीक्वेंस लिखेंगे, दो ऐसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले ये, तो आप ए क्या है 9 माइनस डी क्या है आपका -5 अगर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ये जो आपका ये है, और ए आपका पता है ए क्या है 9 है, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, तो ये हो गया 9 प्लस -5, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो तीन टर्म्स आए ना 4 9 14, ठीक है। अब इन तीनों का आपको प्रूफ करना है ना कि ये सही है कि ये आपका गलत है, ठीक है ना।
तो इस हिसाब से 3 नंबर्स आपको मिले, क्या क्या, 14, 9 और 4। ठीक है, अब इन तीनों का आप एडिशन कीजिए, देखिए कितना आना चाहिए, 27। अगर 27 है तो ये आपका करेक्ट है। तो फिर मैं दूसरी वैल्यू दी है उसके हिसाब से भी फाइंड करके देखूंगा, तो दोनों अगर आता है तो दोनों नंबर आपका हो जाएंगे। तो पहले तो ये नंबर आपके मिल गए, क्योंकि आप इसका एडिशन करेंगे, देखिए ये 9 + 4 हो जाएगा 13, 13 और 13 26, 27, 27, ये तो फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है d इज इक्वल टू क्या है, 5। इसकी वैल्यू अगर है, तो अगर आपने प्लस लिया तो a माइनस डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 -5, तो कितना हो जाएगा, 9 - 5 4 हो गया। और a तो आपको पता है 9 है, और दूसरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ये 9 + 5, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है ना, तो दोनों केस में आप देख रहे हैं सेम वैल्यू आ रही है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से जो भी इसकी वैल्यू लेना, माइनस लेंगे या फिर प्लस लेंगे, दोनों केस में यही नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, 14 आएगा, 9 आएगा और 4 आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपने ये लिया +5 या फिर -5 अगर कंसीडर करते हो, तो पहले आएगा 14, 9 और 4। लेकिन जब आप +5 कंसीडर करते हो तो ये होगा 4, 9 और 14, ऐसा हो जाएगा। तो आपको सोच समझ के ये करना है, ठीक है ना, जो भी इस तरीके से करेंगे और इसके आप ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, 2020 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा हुआ ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, one person borrow 4,000 and agree to repay with a total interest of 500 rupees in 10 installment। ठीक है, बोला है कि कोई आदमी है जो 4,000 क्या लेता है, उधार लेता है, ठीक है ना, और इस बात पे सहमत होता है कि वो 500 के इंटरेस्ट के साथ 10 इंस्टॉलमेंट में वो आपके सारे पैसे चुका देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखना है तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि अ पर्सन बोरो 4,000 and agree to repay with the interest of 500, ठीक है ना, in 10 इंस्टॉलमेंट। सारे के सारे पैसे, वो टोटल पैसे को रिपे करना था 10 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है ना, वो इंस्टॉलमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि हर इंस्टॉलमेंट अपने पहले वाली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपए कम होगी, ठीक है ना। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है each installment being less than the preceding installment by 10 rupees, what should be the first and the last installment। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। पहली बात, उसने उधार कितना लिया था, 4,000, वापस कितना करना है, 4,500 रुपए, मतलब 4,500 रुपीज पे बैक इन 10 इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। इतना उसको पैसे पे करना है, वापस करना है, लेकिन 10 किस्तों में करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट की किस्त में कितने पैसे होंगे, सेकंड में कितने होंगे, ये सब 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। लेकिन हर इंस्टॉलमेंट पहले वाली इंस्टॉलमेंट से कितना कम है, 10 कम है, ठीक, कोई बात नहीं। एन कितना है, 10, क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट में हमको पे करना है, ठीक है। तो इसमें पता क्या नहीं है, तो पता हमको यहाँ पे एस एन नहीं है, ठीक है ना, एस एन हमको यहाँ पे पता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एन हमको पता है 10 इंस्टॉलमेंट, सम एस एन भी हमको पता है, क्योंकि टोटल कितने पैसे पे करना है, टोटल हमको 4,500 पे करना है। फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता है और लास्ट टर्म नहीं पता है, तो करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें से डेटा निकालते हैं कि गिवन क्या दिया है, ठीक है ना। गिवन d इज इक्वल टू दिया है, जो क्या है, -10 आपको लेना है, ठीक है ना। बस 10 लेंगे रॉन्ग हो जाएगा, -10, जल्दी जल्दी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप कम करते जा रहे हो तो आप -10 रुपीज कम होगा,
ठीक है ना, तो डी क्या हो गया -10। ए आपको पता नहीं है, ठीक है ना, एन आपको पता है, एन कितना है 10, 10 रुपए क्या है, एन क्या है 10 इंस्टॉलमेंट में इसको क्या करना है, पूरा कंप्लीट पेमेंट कर देना है। और कॉमन डिफरेंस भी -10 है, एन 10 है। फर्स्ट टर्म क्या है नहीं पता, लेकिन एज 10 ये पता है तुमको, कितना है 4500, ठीक है ना, ये आपको पता है 80 रुपीज, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप इसका फॉर्मूला लिखो। अब आप इस फॉर्मूले